आज हमने एक प्रॉब्लम ऑन एसी वोल्टेज थ्रू इंडक्टर के ऊपर सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ 12.2 वोल्ट with a frequency of 1 kilohertz is applied to a 0.29 millihenry inductor. What is the RMS current in the circuit and determine the peak current for a frequency of 2.50 kilohertz. तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ असल में एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस की जो कि करंट के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एल के साथ। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपने जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाई है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी मुसलसल वक्त के साथ तब्दील होता है, उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, वो असल में 12.2 वोल्ट है। उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला वोल्टेज है और उसकी वजह से जो फ्लो होने वाले चार्जेस हैं, तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलोहर्ट्ज है और आपने ये अप्लाई की है एक ऐसे इंडक्टर को जिसकी जो इंडक्टेंस है वो 0.29 मिली हेनरी है। सवाल ये है कि हमने क्या करना है कि हमने असल में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है जिसको हम IRMS कहते हैं वो मालूम करनी है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। IRMS हमने मालूम करनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट से क्या मुराद है कि आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगे होने की वजह से इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो इस अल्टरनेटिंग करंट की हम जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वैसे फाइंड कर सकते हैं कि उस अल्टरनेटिंग करंट की सबसे पहले आप स्क्वायर करें, फिर आप उसका मीन लें, फिर मीन लेने के बाद उसका आप रूट लें। सेकेंड जो चीज़ हमसे पूछी गई है इस प्रॉब्लम में वो ये है कि हमने जो पीक करंट फ्लो हो रहा होगा जब आपके पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में 1 किलोहर्ट्ज की बजाय कितनी हो जाए, 2.5 किलोहर्ट्ज हो जाए, तो हमने मालूम करनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। तो जो चीज़ें हमने मालूम करनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अभी प्रॉब्लम एसी वोल्टेज थ्रू इंडक्टर पर इस तरह से मबनी है क्योंकि इसमें एक इंडक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। उसके अलावा आपके पास जितनी भी सारी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं वो इसी सर्किट के लिहाज से चीज़ों को पूछा गया है ना, तो फिर हम इसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो असल में एसी वोल्टेज थ्रू इंडक्टर पर मबनी है। अब सबसे पहले हम रूट जो गिवन डाटा है अपने हमारे प्रॉब्लम का वो लिख लेते हैं, जिसमें आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है जिसको VRMS हम कह रहे हैं वो असल में कितना दिया गया है, वो असल में हमें दिया गया है 12.2 वोल्ट, जबकि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है F वो असल में दी गई है 1 किलोहर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने रेडियंस या कितने साइकिल्स मुकम्मल हुए हैं, तो 1 किलोहर्ट्ज आ जाएगा यहाँ पर। और किलो असल में आपके पास प्रीफिक्स है, तो आपके पास 1 किलो जैसे ग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलो हर्ट्ज में असल में आपके पास 1000 हर्ट्ज होंगे। जबकि इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है जिसको हम L सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L के साथ, वो असल में हमें दी गई है 0.29 मिली हेनरी। और मिली को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिली हेनरी असल में स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास इंडक्टेंस का वो हेनरी है, तो इस मिली हेनरी को हम क्या करेंगे, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसमें करने के लिए हमें इस 0.29 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द रेज़ पावर -3 से। जैसे मिलीमीटर से आप मीटर में जाते हैं तो 10 टू द रेज़ पावर -3 से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 हेनरी। अब सबसे पहले हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मालूम करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आपको पता है जिसको हम IRMS कहते हैं, वो असल में हमारे पास बराबर होती है जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो कि VRMS है, और डिवाइड बाय आपके पास, क्योंकि इस सर्किट में जो सिर्फ लगा हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ वो इंडक्टर है, तो ये जो इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की जो कि करंट के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। इसी तरह ये जो इंडक्टर है ये क्या कर रहा होगा कि ये असल में रुकावट पैदा कर रहा होगा जो चार्जेस के फ्लो के लिए, उसको असल में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और सॉरी करंट बराबर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम XL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमारे पास ये जो XL है ये असल में बराबर होता है आपके पास 2 टाइम्स आपके पास 2 पाई F, और उसके साथ साथ आपके पास साथ आ जाएगा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है ना कॉइल की। अब हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो पता है, तो हमने क्या करना है कि इस XL की जगह ये रिलेशन पुट करना है, उसमें फ्रीक्वेंसी जो कि 1 किलोहर्ट्ज है वो पुट करनी है, और इंडक्टेंस
जो कि हमारे पास एल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, वो निकल कर आ जाएगी। तो उसको करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम साथ साथ। तो जो रास्ता हमने इख्तियार करना था वो मैंने रास्ता आपको बता दिया है, अब तो सिर्फ जस्ट कैलकुलेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IRMS की वैल्यू, ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वो बराबर आ जाएगी हमारे पास 12.2 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज कितनी आ जाएगी, वो 12.2 आ जाएगी। फिर एक्सएल की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 पाई एफ की वैल्यू। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, जबकि जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो 1000 है, तो मैं यहाँ पे 1000 पुट कर दूंगा। और जबकि जो इंडक्टेंस है L वो हमें दी गई है 0.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3। ये 1000 असल में 10 टू द रेज पावर -3 के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इस वजह से 1000 को, क्योंकि हम लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस में 10 की पावर्स में 10 टू द पावर 3 जब वो 1000 होता है, तो 10 टू द रेज पावर 3 मल्टीप्लाई जब होकर 10 टू द रेज पावर -3 से, तो आपके पास इनकी बेसिस सेम हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। और ये मल्टीप्लाई हैं तो इस वजह से पावर्स क्या हुई, ऐड हुई। तो 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो, जैसे 10 की पावर 0, तो आंसर क्या होता है, 1। इसका मतलब है ये फैक्टर और ये फैक्टर मिलके आपको क्या दे देगा, 1। इसका मतलब है मुझे सिर्फ क्या करना है, नीचे 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.29 के साथ और फिर 12 पे उसको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.2 और आपके पास अब आ जाएगा 2 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.28 और फिर इसको 0.29 से कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो आपके सामने वो कैलकुलेशन वेरीफाई भी कर देता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 3.14 के साथ, फिर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 0.29 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ रहा है 1.8212। तो यही नंबर मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1.8212। तो हम 12.2 को क्या करेंगे कि असल में इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, जो कि एक्चुअली हमारे पास निकल कर आएगी। कैलकुलेटर पे मैं वापस आ गया हूँ, उसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं लिखता हूँ 12.2 डिवाइड बाय करूँगा, मेरे पास है 1.8212, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6.69। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6.69। मैंने 2 डेसिमल डिजिट्स, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लिखा है और साथ क्या आ जाएगा, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो इतना एम्पेयर करंट, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी उस करंट की जब आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऐसी लगाई है जिसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, 12.2 वोल्ट है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वो 1 किलो हर्ट्ज है और उसकी जो इंडक्टेंस है वो 0.29 मिली हेनरी थी। अब अगला सवाल ये है कि हमने क्या करना है कि हमने असल में इस पीक करंट को मालूम करना है जब फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज से किस में चेंज हो जाए, 2.5 किलो हर्ट्ज। तो पीक करंट मालूम करने के लिए मैं आपके सामने अपने प्रॉब्लम का पूरा डाटा सामने लिख के ले आया हूँ और उसके साथ साथ जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाली है उसको भी सामने लिख लिया। अब आप ये जानते हैं कि हमने पीक टू पीक एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के लेक्चर में ये देखा था कि आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है वो असल में बराबर होती है मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके असल में क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम, जिसको हम पीक वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, वो निकाल लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। अब सिर्फ हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 6.69 एम्पेयर। तो ये जो √2 इधर डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की जो कि ये वैल्यू है ये पुट करूंगा सबसे पहले। तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास 6.69, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक्स ना समझिएगा, और √2 और साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसको हम IM कह रहे हैं। तो अब 6.69 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो निकल कर आ जाएगी। लेकिन अब मामला यहाँ पर यह है कि हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो असल में सारी की सारी किसके लिए करनी थी, जब फ्रीक्वेंसी 2.5 किलो हर्ट्ज हो। जबकि अगर मेरे कैलकुलेशन पे गौर किया जाए यहाँ पर, तो मैं जो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाली है 6.69 एम्पेयर, वो तो मैंने निकाली थी किसके लिए, जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 किलो हर्ट्ज। तो कैलकुलेशंस में आपने भी यही एहतियात बरतनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मैं उसी तरीके से चला हूँ, जो गलती आप करेंगे मैंने उस गलती को सबसे पहले हाईलाइट किया है आपके सामने, अब हम उसको करेक्ट करेंगे।
तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को मालूम करेंगे किस फ्रीक्वेंसी के लिए, 2.5 किलोहर्ट्ज के लिए। तो उसको करने के लिए हमें सिर्फ ये करना होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन था ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मालूम करने का, वी आर एम एस और एक्सएल, यहाँ पे एफ की जगह हम सबसे पहले पुट करेंगे 2.5 किलो हर्ट्ज, और 2.5 किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में तब्दील करके पुट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैं अब सारी कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर, चलें इसको इधर रख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं सबसे पहले अब जो नई हमारे पास इंडक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस है सॉरी, एक्सएल, उसको जो है ना मैं अब एक्सएल प्राइम कह लेता हूँ, ठीक है। और वो बराबर होगी आपके पास 2 पाई जो नई फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम है, और साथ इंडक्टेंस तो वही है क्योंकि इंडक्टर चेंज नहीं हुआ। तो अभी सेम वही रूट मीन स्क्वायर एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा। वोल्टेज भी चेंज नहीं हुआ था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, ठीक है। तो आपके पास कितना वोल्टेज है 12.2, आपके पास एक्सएल कितना है 2 पाई की जगह मैं पुट करूंगा 3.14, जबकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो अब 2.5 किलो हर्ट्ज थी, जो कि असल में बराबर होगी किसके, 2500 हर्ट्ज के। और उसके साथ साथ जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास थी कितनी, 0.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3। तो जो आई आर एम एस हमारे पास आ जाएगी वो असल में आ जाएगी, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं 12.2 लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.14 से, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.29 से। तो मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 0.29, तो जवाब आ गया 1.8212। जबकि इस 2500 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 पॉइंट, यानी कि जो मेरा पहला डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है जो कि 5 है, तो मुझे राइट से लेफ्ट 3 डिजिट्स मूव करने पड़े। तो क्योंकि राइट से लेफ्ट से जब मूव करते हैं तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव कितने डिजिट्स मूव किया हूँ 3, तो 10 टू द पावर 3, और साथ आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर -3। ये इसका और इसका आंसर क्या होगा 1। वही सेम कानून जो पीछे अप्लाई किया था, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, और 10 टू द रेज पावर 0 क्या होती है वो 1। तो अब जो नया रूट मीन स्क्वायर करंट आ रहा है, चलें उसको भी हम आई आर एम एस कर लेते हैं प्राइम के साथ, ठीक है। और आई आर एम एस आ जाएगा हमारे पास, 7 प्राइम लगाएंगे यहाँ पर, जो कि बराबर आ जाएगा अब 12.2 असल में डिवाइड होगा 1.8212 को जब मल्टीप्लाई कर ले हम 2.5 के साथ, तो ये 1.8212 लिखा हुआ है, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपने आंसर को 2.5 के साथ। तो जवाब मेरे पास आ गया 4.553। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.553, और साथ आ जाएगा यहाँ पर 12.2। अब हम इस 12.2 को डिवाइड कर लेंगे 4.553 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12.2 डिवाइडेड बाय 4.553, जवाब आ गया हमारे पास 2.68। मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ गई जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 किलो हर्ट्ज से हुई, असल में आपके पास 2.5 किलो हर्ट्ज, तो एक्चुअली आपके पास जो करंट है रूट मीन स्क्वायर करंट वो एक्चुअली क्या हो चुका है, वो आप देख रहे हैं कि वो डिक्रीज हो चुका है। पहले कितना आया था 6.69 एम्पेयर, और अब कितना आया है आपके पास 2.68 एम्पेयर। अब हम अपनी मैक्सिमम या पीक वैल्यू करंट की मालूम कर सकते हैं, जो कि आई एम, ठीक है, होगी, जिसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कह रहा हूँ, जो कि बराबर होगी आई एम प्राइम कह लेते हैं उसको, चलें ताकि फ़र्क किया जा सके। आई आर एम एस जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, साथ प्राइम ऊपर, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये वाली चीज़, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा आपके पास 2.68 अंडर रूट 2 साथ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 यहाँ पे मैं चले इसको ब्रैकेट में भी डाल देता हूँ इधर भी, और ये यहाँ पे तो ठीक है। अब आई एम प्राइम मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो असल में निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले हम अंडर रूट 2 इवेल्युएट कर लेते हैं, तो 2 में लिखूंगा, और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो वो 1.4142 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ 2.68 के साथ, तो जवाब आ जाएगा एक्चुअली 3.79। तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो एक्चुअली आपके पास है 3.79 एम्पेयर। यहाँ से एक और जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जो मैक्सिमम या जो पीक वैल्यू है वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट से क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, और ये चीज़ आपको इस एक्सप्रेशन से भी हाईलाइट हो रही है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट असल में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को अंडर रूट 2 से डिवाइड करके हासिल होती है, तो वो नंबर असल में छोटा ही आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि एसी वोल्टेज थ्रू इंडक्टर पर मबनी था उसको सॉल्व किया।